देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में ग्वालियर में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद करने वाले हैं। इस दौरान निवेश की संभावना पर उनसे विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में उज्जैन जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव समिट संपन्न हुई थी और अब ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। आपको बता दें कि ग्वालियर, चाहे हम बात करें संगीत की कि सिटी ऑफ म्यूजिकल कहा जाता है, सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो कारपेट हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो स्टोन डस्ट है उसका बड़ा व्यवसाय है अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ कई तरह के निवेश की बात कही जा रही है। सरकार यहाँ आईटी, पर्यटन, एथेनॉल उत्पादन, लेदर, फुटवेयर, खाद्य और प्रसंस्करण व दुग्ध आधारित इकाइयों के निवेश को पूरा प्रोत्साहन देगी। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की है इस कॉन्क्लेव के लिए। और अडानी समूह व अन्य बड़े बड़े उद्योगपतियों ने डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के लिए रुचि दिखाई, क्योंकि ये जो अंचल है, यहाँ जो बीहड़ हैं, बीहड़ में डिफेंस को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही इसमें 7 अलग अलग देशों के ट्रेड कमिश्नर आने वाले हैं, उनकी सहमति मिल चुकी है। और कॉन्क्लेव में जिन देशों के ट्रेड कमिश्नर की द्वारा सहमति दी गई है उसमें नीदरलैंड, जाम्बिया, कनाडा, कोस्टारिका, ताइवान, टोगो व घाना शामिल हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि ये जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं, रीजनल कॉन्क्लेव हो रहे हैं, हालांकि रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित करने वाला ये पहला राज्य है जो संभाग वाइज इस तरह के कॉन्क्लेव को आयोजित कर रहा है। ये पहला राज्य है देश में। इससे कितना बढ़ावा मिलेगा, कितना निवेश आएगा, रोजगार के अवसर कितने होंगे, और इससे पहले जो समिट हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट हुई हैं, कई एमओयू हुए हैं, वो कितने अभी तक धरातल पर उतरे, और इस समिट में जो एमओयू होंगे या इसमें जो चीज़ें सामने आएंगी उससे प्रदेश के विकास की गति को कितनी गति मिलेगी और कितने गति को पंख लगेंगे, ये तमाम सवाल हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी हमारे साथ हैं। आलोक सिंघई जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, सत्येंद्र जैन जी आपके पास आना चाहूँगा। रीजनल कॉन्क्लेव करने वाला, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाला ये पहला प्रदेश है। ग्वालियर में तीसरा कॉन्क्लेव हो रहा है। 7 देशों के यहाँ कमिश्नर आ रहे हैं। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो बीहड़ है वहाँ रक्षा क्षेत्र के उत्पादन बढ़ाने की बात होगी, और इस विषय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षा मंत्री से चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो निवेश की बात होगी इस कॉन्क्लेव में, आपको क्या उम्मीदें हैं कि प्रदेश में कितना विकास होगा और प्रदेश की जनता को इससे कितना लाभ होने की संभावना है? देखिए सूरज जी, जी लाभ सबसे अधिक सर्वाधिक लाभ होता है प्रदेश को, प्रदेश की जनता को तो उद्योगों से होता है जी या अधोसंरचना विकास से होता है। तो उद्योग जो हैं प्राण होते हैं एक तरह से किसी भी राज्य के लिए। जी उद्योग अगर अच्छे चल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, निवेश आ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, एसईजेड बन रहे हैं, प्रगति पथ आ रहे हैं, आधारभूत संरचना में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो निसंदेह उस प्रदेश की प्रगति बहुत तीव्र गति से वो दौड़ता है। और आप देखिए मध्य प्रदेश जो सरपट दौड़ रहा है, कुलाचे भर रहा है, औद्योगिक पथ पर या प्रगति के पथ पर या कहीं अधोसंरचना के पथ पर। जिस मध्य प्रदेश का आप कहें, अगर औद्योगिक बातें, तो पहले मैं उद्योग पर ही आऊंगा। जिस मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक होती थी, जब दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल शासन किया मध्य प्रदेश में, मात्र 100-200 करोड़ का ही औद्योगिक निवेश आया था मध्य प्रदेश में, और औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक थी। और मैं बता दूं कितनी थी, माइनस में, माइनस 0.61, मतलब 0.61% की ऋणात्मक औद्योगिक विकास दर थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ रेट, जिसको हमने अहर्निश प्रयास करके, ये जो भगवान रूपी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके कारण आज हमारी जो पिछले वर्ष की है 22-23 की जो औद्योगिक विकास दर है वो 24% की है।
24% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 20% के आसपास है। मध्य प्रदेश की समग्र विकास दर, जिसको जीडीपी का स्टेट जीडीपी, एसजीडीपी जिसको कहते हैं, वो हमारी 16% के आसपास है। तो मध्य प्रदेश इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो ये हमने काम किया। हमने आज जहां 350 मतलब 200-300 करोड़ का निवेश था दिग्विजय सिंह जी के समय, आज उसको हमने बढ़ा करके 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में, विगत कुछ वर्षों में ही 20 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश के अंदर होना चाहिए। अगर देखिए, जब निवेश बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश में टैक्स भी आएगा, रेवेन्यू आएगा, उससे फिर प्रदेश की जनता को रोजगार भी मिलेगा, इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा, वो कैश रियलाइजेशन होता है, जो नकदी मिलती है वो बाजार में जाती है। तो मैं बता दूं जी, इसके कारण से मध्य प्रदेश, आज हमने जो काम किया और कर रहे हैं, जो आपने कहा नवाचार करने वाला, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य रहे हैं, उनकी तरह प्रतापी हैं, कुशल प्रशासक हैं। और उद्योग के अंदर भी उन्होंने नवाचार किया, इनोवेशन किया। आपने ही बताया अभी, और ऐसा मुझे तो जानकारी है कि रीजनल इंडस्ट्रियल समिट कर दिया, हर क्षेत्र वाइज कर दिया, जिस और समावेशी विकास अगर हो, प्रदेश का विकास हो, तो देखिए इंदौर का ही अकेला, इंदौर के आसपास का क्षेत्र का, मालवा का ही विकास ना हो, या महाकौशल का ही विकास अकेला ना हो, या सागर बुंदेलखंड का ना हो, या चंबल ग्वालियर चंबल क्षेत्र का, समावेशी विकास हो। सब जगह हमारे यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो। और जिस मध्य प्रदेश में 4-5 औद्योगिक क्षेत्र होते थे पूरे मध्य प्रदेश में, आज 500 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र का जाल, इंडस्ट्रियल एरियाज बन गए और हजार लाखों इंडस्ट्रीज आ चुकी। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि उद्योगों का जाल बिछ चुका है। वापस आता हूँ सत्येंद्र जी, वापस आता हूँ आपके पास में। उद्योगों का जाल बिछ चुका है मध्य प्रदेश में। लाखों करोड़ों की आपने बात कही कि 20 लाख करोड़ के निवेश का आपने कहा कि वो उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में 20 लाख करोड़ का निवेश आएगा। यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूँगा मैं, और आलोक सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। वास्तव में जो आंकड़े अभी गिनाए जा रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है, 20 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं हैं, ये 3.5 लाख करोड़ का जो निवेश यदि बताया, जैसे कि सत्येंद्र चौधरी जी ने कहा कि हो चुका है, यहाँ कांग्रेस हमेशा बात करती है जब चुनाव के समय आता है तो हम विपक्ष देखते हैं कि बेरोजगारी की बात करती है, बेरोजगारी दर की बात होती है और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो तमाम चीजें हैं, ये दोनों फिर पैरेलल क्यों नहीं चलती हैं? बिल्कुल सूरज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आंकड़े बता रहे हैं कि निवेश बढ़ा है। मध्य प्रदेश जो है वो हब के रूप में विकसित हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए या प्रोडक्शन के क्षेत्र में देखा जाए, निश्चित रूप से। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ 8 करोड़ की आबादी है जी, और 8 करोड़ की आबादी में हर किसी को काम देना बहुत कठिन, चुनौतीपूर्ण काम है जी। और ये देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज, अब जैसे 2000 करोड़ रुपए बजट रखा है सरकार ने इस बजट में कि हम औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करेंगे और जॉब के ट्रेनिंग पे भी खर्च करेंगे। तो इस तरीके से ये काम किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है। बल्कि ये तो बजट बहुत कम है, अभी हमें और पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो वर्तमान तरीके हैं उन पे भी हमें काम करना पड़ेगा। जैसे केंद्र सरकार जो है 3 कृषि बिल लाई थी, तो वो 3 कृषि बिल का विरोध हुआ, पंजाब में ज्यादा विरोध किया गया और वो वापस कर दिए गए। तो भाई, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया, देश में नहीं लागू हो पाया, मध्य प्रदेश में किसने रोका है आपको? मध्य प्रदेश में आप 3 कृषि बिल की मानसिकता के आधार पर डेवलपमेंट करें, वैसा कृषि विकास करें, ये किसने रोका है? तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये सरकार ठीक फैसले ले रही है कि वो औद्योगिक विकास की दिशा में चल रही है। मोदी जी ने भी इस बार यही बात कही थी कि हम जो कृषि सेक्टर में ज्यादा रोजगार, उस पर दबाव बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी जमीन पे पूरा परिवार पल रहा है, उसमें उत्पादकता नहीं है, लागत बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब हम उसका उत्पादन बढ़ाएंगे तो लेकिन रोजगार घटेंगे उसमें। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा तो रोजगार घटेंगे, तो कृषि से बोझ घटाना पड़ेगा। तो कहां आप उनको एकोमोडेट करेंगे? तो उनको औद्योगिक क्षेत्र में करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उद्योग को जो आकर्षित करने का प्रयास है वो सराहनीय है। और पूंजी उत्पादन में भी औद्योगिक उत्पादन ज्यादा तेज गति दिखाता है, तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो मौजूदा सिस्टम है उसको भी तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो सरकार को ये नहीं कि हम सिर्फ उद्योग बढ़ाएंगे तब रोजगार मिलेगा। जो मौजूदा सिस्टम है उसमें हमें रोजगार बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं चल सकते। आप बार बार जो है, कांग्रेस यही बात करती कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, भाजपा बोलती कि हम भी देंगे नौकरी। अरे भाई, क्यों उस ग्राउंड पे बोलना ही नहीं हमें? जब सरकार को सोचना चाहिए, जब वो कृषि में सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती तो 2 टूक शब्दों में बता दे जनता कि भाई आपको उद्यमी बनना पड़ेगा, उद्यमी बन के खुद रोजगार बनाना पड़ेगा, देश के समाज के लिए पूंजी बनाना पड़ेगी और भाइयों को रोजगार देना पड़ेगा। तो ये जो चीज है
इस रणनीति पे काम करना पड़ेगा। कांग्रेस के ट्रैप जाल में फंसने की जरूरत नहीं है जी। तो भाजपा सरकार को सोचना पड़ेगा कि उसकी भाषा छोड़े वो कांग्रेस के डेवलपमेंट की। हाँ। कांग्रेस का डेवलपमेंट नहीं था ऐसा, वो समाज कल्याण की बात करता था। आज भी वो पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार ने एक पेंशन की नई योजना लेके आए हैं। तो जो पुराने पैटर्न थे जिन पे पूंजी उत्पादन नहीं हुआ और देश समझ चुका कि इसमें उत्पादकता नहीं होती है, उस नीति को छोड़ दें और दो टूक शब्दों में बताएं। ठीक है। तो ये करके आप औद्योगिक विकास भी ज्यादा कर सकते हैं और लोगों को संतुष्टि भी दे सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोगों को संतुष्ट करना बड़ी बात है और वो आश्वासन दे करके फिर उन्हें उम्मीद में रखना, और ये जो तमाम तरह की चीज़ें औद्योगिक विकास की बात यहाँ कर रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से जो कॉन्क्लेव हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रहा है, जो समिट हो रही है, उसमें 7 देशों के लोग आ रहे हैं। अब यहाँ निवेश होता है, रोजगार के अवसर यदि बढ़ते हैं तो वो भी सरकार की उपलब्धियों में गिना जा सकता है। लेकिन रितेश त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूँगा कि वास्तव में ये 2 समिट अभी हुई हैं, जबलपुर में और उज्जैन में, और अब तीसरा समिट जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है वो ग्वालियर में होने जा रहा है। ग्वालियर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, कई तरह की चीज़ें, कई तरह के नाम ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, इतिहास से लेकर उद्योग से लेकर के और संस्कृति तक से। अब आपको लगता है, जैसा कि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर ग्वालियर में जो समिट हो रही है ये इतिहास रचेगी, ग्वालियर की इंडस्ट्री इतिहास रचेगी, खुद नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ खास होने वाला है? और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कॉन्क्लेव को लेकर के? जी, पहले तो सभी देश चैनल के जो भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। और आवाज थोड़ा सा इको हो रही है, अब आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है, आप तक मेरी आवाज आ रही है जी, मुझे हम तक पहुंच रही है आपकी आवाज। जी, तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना नहीं, पर आपके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको उनकी बातें सुनी, तो जो कमी रह गई थी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता में लगभग दूर हो गई, क्योंकि कांग्रेस के ट्रैप में नहीं फंसना है। कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है आलोक जी, और विपक्ष का पहला नियम है, चाहे घर में विपक्ष पत्नी हो आपकी और चाहे राजनीति में विपक्ष, आप उसको ट्रैप नहीं कह सकते। आप उनकी बातों पर आपको नहीं फंसना है, उसका हमको सुझाव निकालना है, ये अलग बात है। हम उनके विरोधी नहीं है, हम उनके प्रतिद्वंदी हैं, हम उन पर सवाल खड़े करने, हम विपक्ष है। और एक ईमानदार विपक्ष के बिना सरकार मरी हुई प्रतीत होती, पहली बात। अब अपन आते अगले चरण पे, आपने कहा ट्रैप पे नहीं फंसना। मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में इसके पहले 6 कॉन्क्लेव और हो चुके हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। तो 2016-17 के बाद एक भी मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव नहीं हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लाई है। आप जाके देखिए, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, बिजराहो का किसी भी जिले में आप देखिए, हमारे जिले में खोवा को बढ़ाने के लिए, खुरचन को बढ़ाने के पदार्थ है, बड़े बड़े स्टेशन के बाहर उसको 2x2 का स्टॉल दे दिया गया, वहां पे कोई पूछने नहीं जाता है। इनकी योजनाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर धरातल पर कोई काम नहीं होता। अभी आप कह रहे थे योजनाओं के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, बिल्कुल किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं देनी चाहिए, पर बार बार घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लिखकर क्यों आती है? और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं देनी तो अमित शाह जी के बालक जय शाह जी को जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब दे रखा है आपने, भारतीय क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना रखा है। ठीक है रितेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि ग्वालियर में जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इससे पहले 2 कॉन्क्लेव हुए हैं, रीजनल कॉन्क्लेव 2 हो चुके हैं, उज्जैन में और जबलपुर में। डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के लिए अपन बात करें जी, तो ग्वालियर की कॉन्क्लेव के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सूरज जी मेरी बात सुनिए, अभी आपके चैनल में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक को बता रहे थे और एक आपके समीक्षक बता रहे थे, हालांकि वो आलोक जी जैसे समीक्षक नहीं थे, वो जेन्युइन समीक्षक लग रहे थे, जो न्यूट्रल बात कर रहे थे। वो कह रहे थे त्रिपाठी जी वो हमारे मेहमान है, आप भी हमारे मेहमान हैं। जी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए जी। क्या है, अपच की बीमारी है हमारे भाषण प्रवक्ता को, अभी वो बोलने भी नहीं देंगे आगे, ये भी उन्हें एक कला है। अभी चिल्लाना चालू करेंगे, पूरी बात ही नहीं करने देंगे, विपक्ष की भूमिका। अरे भैया 5000 से ज्यादा डिबेट हो चुकी है, हजारों आर्टिकल्स लिख चुके हैं, आप तो अभी नए नए आ रहे हो मेरे मित्र। मेरा 10 साल का जीवन काल हो गया इसी डिबेट्स में, बड़े धैर्य से सुनता हूँ। आपको कुछ जानकारी नहीं है मेरे मित्र, ऐसे गलत मान रखा करो अपने को पैनलिस्ट का, आपको पता नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन 5000 से ज्यादा मेरी डिबेट्स हो चुकी है और मेरे सैकड़ों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हजारों संस्थानों में। और जिस प्रकार से आप मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगते हो, वो पत्रकार हैं आलोक सिंघई जी, उनको आप कह रहे हो बायस, आप मुझे गाली दे लो, मुझे आप जो अपमान कर लो, आप पूरी पत्रकारिता का अपमान करते हैं। क्षमा मांगिए आप पहले तो, क्षमा मांगो पहले तो आप, नहीं तो आप नेशनल हेराल्ड पे ही बोला करो आपने।
यदि आप मत आया करो पास देश बात न्यूज पर, करने का वो मत नहीं आया है करो तरीका, किसी अन्य चैनल तो पर, कौन सा जवाब क्योंकि देंगे आप लोग आपको सिलेक्टिव हो सत्ता गए। किसने भेज हर दिया? चैनल वालों को आप आप यहाँ पर डांटते बैठ रहते हो, के बिना हर कर्म चैनल के वालों को चपड़ चपड़ डपटते करने हो, बैठ जाते हर हो। न्यूज चैनल आपकी वाले को। कोई बात मैं नहीं, जिस आपकी चैनल पर हिम्मत नहीं बैठता सच हूँ, सुनने की, ये सच कांग्रेसी सुनने की हर बात की चैनल हिम्मत नहीं को, करते हो हर आप। मीडिया चैनल का एक अपमान करते हैं, उन आप क्या पत्रकारों कर का रहे हो यहाँ अपमान बैठ करते के? हैं। इन टाइम पास कर कांग्रेसियों रहे को हो, देश सिर्फ की जनता को नेशनल गुमराह हेराल्ड कर चैनल रहे पर हो, बैठना चाहिए, उंगली या दिखाना, ये नवजीवन पर देश बैठना की चाहिए, जनता उंगली या या कौमी देश की आवाज पर जनता को बैठना मत चाहिए, दिखाइए। या आप अपना इतने घर ज्ञान पे के बैठ जाओ, सागर हैं, कांग्रेस के आप उसका इतने ज्ञान के ही चैनल खोल लो, एक आप अपना भी घर पे कांग्रेस का बैठकर चैनल खोल लो, बात उस पर करो। आप लोगों को दरअसल आपको भाजपा ने चैनल खोल के समावेशी भेज नहीं हो दिया है पाते हो, क्या? आप समावेशी नहीं ठीक हो है। पा रहे। आपको भारतीय आप जनता पत्रकारों को गाली पार्टी के बकने लगे, नेताओं ने आप घर में भेज मेरे दिया गया अपमान करने है। में स्वागत है। आप पूरे देश को गाली भेज रहे हो, आपकी देश मुझे की कोई बेटियों को दिक्कत गाली नहीं। देते हो और आप मैं बात अपने ठीक है, करते हो। कमियां दूर ठीक शर्म है। आनी चाहिए आपको। सत्येंद्र जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट जरा रितेश जी की बात हो जाए। रितेश जी, मैंने भी उस बात पे आपत्ति दर्ज कराई थी जब आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जी के विषय में कहा कि जो इससे पहले थे वो ऐसे नहीं थे। राजनीतिक विश्लेषक होता है। आप अपने आपने पूरा समय बोलिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश से। देश को गुमराह करते हो, झूठ बोलते हो सुबह से लेकर शाम तक। आप 5000 डिबेट कर चुके, 5000 लोग आपकी बात सुन नहीं सकते। ठीक है, ठीक है रितेश जी। रितेश जी, मेरा प्रश्न जो था, रितेश जी मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे आप? मेरा प्रश्न, मेरा ठीक है। सत्येंद्र जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। सत्येंद्र जी एक मिनट शांत रहिएगा। रितेश जी मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे क्या आप? मैंने सीधा प्रश्न था कि ग्वालियर में होने वाले कॉन्क्लेव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 5000 डिबेट कर चुके हैं सत्येंद्र जैन जी। मैं आपकी प्रतिक्रिया जान रहा हूं मैं। कूद के आए आप देंगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर में जो होने वाला है, हाँ। इसके पहले सत्येंद्र जी आ रहा हूँ। करने लगे, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा। आप पहले बोल लो, फिर मैं आगे बात नहीं, मैं सत्येंद्र जी के पास वापस आऊंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा, एक मिनट बात का मैं जवाब दे दूं। हाँ। हमारे यहाँ कहावत है, नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है। तो मिला कि उनकी हालत वही जैसी हो रखी है और देश को कर्जे में डुबोने वाले मध्य प्रदेश के ऊपर 4,25,425 करोड़ कर्जे लादने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 52,000 का। आप मेरी बात का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं रितेश जी। रितेश जी, मेरा सीधा प्रश्न है, ग्वालियर कॉन्क्लेव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यदि वहां से निवेश आता है तो कांग्रेस पहले भी 7 इनक्लेव हो चुकी है मध्य प्रदेश। उन्होंने किया क्या है? अरे मैं इनके कार्यकर्ता सर छुपा के बैठ जाते हैं, यहाँ पर दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, वापस आता हूँ। सत्येंद्र जी अपनी बात रखिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए सूरज जी, मैं बताऊं जी। कांग्रेस को विकास विरोधी भी है, कांग्रेस विकास विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पुरुष विरोधी भी है, और बिल्कुल किसान विरोधी भी है, और उद्योगों की विरोधी भी है, और निवेशकों की विरोधी भी है। आज जिस प्रकार से मेरे मित्र बात, वो पत्रकार विरोधी भी है, मीडिया विरोधी भी है। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, आपके शासन काल में महिलाओं ने दिल्ली में पटक के सर तोड़ दिया। अरे आपने ब्रजभूषण पे क्या तो कार्रवाई मुकेश की? नायक जी शर्मा जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। जवाब दीजिए ना, आप डिबेट जवाब कर रहे तो हो। दे दीजिए। मुकेश नायक जी आप पत्रकारिता संस्थान के अरे प्रतिमान है कांग्रेस में, वो भी देख रहे होंगे कि आज आलोक सिंघई जी का अपमान कर रहे हो आप, वो भी लज्जित हो रहे होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, अरे धर्म योद्धा, आप अपनी बात करिए। 5,000 डिबेट करने वाले आप अपनी बात करिए। जीतू पटवारी जी महिलाओं ब्रजभूषण पर कार्रवाई हुई और रस ढूंढते हैं, महिला विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहते हैं, कोई कार्रवाई कहते हैं, आप लोग महिला विरोधी हैं और आप उद्योग विरोधी भी हैं। जिस प्रकार से आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आज आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप उद्योग विरोधी भी हैं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, हमने उस समय भी उद्योगों के लिए आपने जो काम किया कांग्रेस ने, हमने उस समय जब सबमिट हुई मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तब हमने कभी इस प्रकार का विरोध नहीं किया था, और कांग्रेस ने वंटाढार किया मध्य प्रदेश का। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऋणात्मक औद्योगिक दर थी। 10 सेकंड और दीजिए। जी 10 सेकंड और दीजिए सूरज जी सत्येंद्र जी। तो ऋणात्मक औद्योगिक दर थी, उसी गंभीरता से बात सुनना पड़ेगा सत्येंद्र जी। निवेशक विरोधी क्यों है कांग्रेस? निवेशक विरोधी इसलिए है, सुन लीजिए जी। आप, ये जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, ये कांग्रेस के समय मात्र 50-60 लाख करोड़ का होता था 10 साल पहले। आज हमने ऐसी नीतियां की हैं, मोदी जी की नीतियों के कारण आज वो लगभग 450 लाख करोड़ का हो गया। सोचिए 50-60 लाख करोड़ का स्टॉक मार्केट जो है, आज उसका वॉल्यूम, उसका आयतन, उसका परिमाप आज लगभग 450 लाख करोड़ है। थोड़े समय में 500 लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को ये भी नहीं पच रहा, वो हिंडनबर्ग लेके कहीं कुछ लेके आते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट सर सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, लेकिन इनको
राहुल गांधी के 50 लाख बढ़ गए, सुनिए 10 सेकंड और 5 सेकंड और जी। राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए कमा लिए पेट शेयर भर मार्केट गया से। तो बता दीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। भारतीय निवेशक अगर शेयर मार्केट से कमाते हैं हाँ। तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो चलिए जाता है। ठीक है, इसलिए ठीक है इन्होंने सत्यन जी, सेबी सत्यन के जी, विरुद्ध, ऋतेश शेयर त्रिपाठी मार्केट जी, के विरुद्ध आंदोलन मेरा किया था। सीधा सवाल है ग्वालियर में उद्योगों होने के वाले विरोधी है रीजनल कांग्रेस, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के निवेशक विषय में विरोधी क्या कांग्रेस। क्या कांग्रेस इस कॉन्क्लेव के पक्ष में है या विरोध में है? इनको थोड़ी धैर्य के साथ अब मेरी बातें बिल्कुल सुन सत्यन लें। जी सुनेंगे आपकी बात, बिल्कुल आप बोलिएगा। देखिए, बिल्कुल भी यदि कोई भी योजना यदि देश के हित में आती है, प्रदेश के हित में आती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसके पहले हुई 6 कॉन्क्लेव का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। हर जगह माइलस्टोन गाड़ेगा, हर जगह नींव के पत्थर तो गाड़ेगा, पर बाद में जमीनें लोगों ने सरकार को वापस कर दी। क्षमा चाहूंगा रितेश जी, मैं रोक रहा हूँ आपको, रितेश जी आपको रोकना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तीसरे कॉन्क्लेव की, डॉक्टर मोहन यादव सरकार में जो 2 रीजनल कॉन्क्लेव हुई हैं संभाग वाइज, वो जिस तरह से उद्योगों के विस्तार के लिए जो बात कर रहे हैं, मैं ग्वालियर के तीसरे, मैं शिवराज सिंह चौहान के समय जितनी समिट हुई है इंटरनेशनल, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ जी। आप उसका आपको भूत जानना पड़ेगा। भविष्य में जब कोई योजना की तरफ जाते तो आपको पहले पूरे पुराने पता होने चाहिए। अब आते हैं ग्वालियर में सरकार कह रही है कि 24,000 से अधिक रोजगार देने वाले हैं, लगभग वहां पे करीबन 24 प्रस्ताव भी नए आने वाले हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इसके पहले जो भी आए हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स सरकार का आ रहा, सरकार कौन सी मॉनिटरिंग कमेटी बना रही है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे उद्योग तो लाके आई सरकार ने, पर भविष्य में उनकी योजनाएं क्यों गर्त पे चली गई? तो क्या ग्वालियर के पहले उन्होंने जमीनी खाका तैयार किया, वहां पे किन चीजों की रिसोर्सेस की उपलब्धता है, वहां पे क्या रॉ मटेरियल उपलब्ध है, इन सब विषयों पर सरकार ने क्या पहले से वहां की जो लोकल लोग हैं, जो वहां की लोकल अथॉरिटीज उनसे डिस्कशन कर लिया है? अगर निर्णय वहां पर नहीं किया गया, अगर वहां की लोकल अथॉरिटीज को साथ में नहीं लिया गया, तो आपने जो मध्य प्रदेश में आज तक सारे उद्योगों का बंटाधार हुआ है वही वहां पर होने वाला है। रही बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश लगातार कर्जे में जाता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता अपने आप को 5 बार डिबेट तो किया होगा, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि आपके सारी गलत नीतियों का भंडाफोड़ आप कांग्रेस में क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, कांग्रेस सबसे बेकार पार्टी, सबसे खराब लोग हैं, पर आप तो कुशल योद्धा है। आपने अभी तक कौन कौन से झंडे गाड़ दिए? मध्य प्रदेश कर्जे में क्यों डूब रहा है? और बार बार आप कॉन्क्लेव में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, पर रिजल्ट हमेशा जीरो ही क्यों आता है? इस बात का जवाब आपको मध्य प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। ठीक है रितेश जी, समय की सीमा है, आपका एक पैमाना है। ठीक है रितेश जी, समय की सीमा है। सत्यन जैन जी बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, उनका उत्तर देना चाह रहे हैं रितेश जी का, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। हाँ, देखिए मैं ये कहूंगा जी कि ये बात निराधार है। जिस प्रकार से आज औद्योगिक विकास दर 24% से ज्यादा हो रही है, तो ये सार निर्मूलन हो जाता है। हमने औद्योगिक निवेश किया, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख करोड़ का निवेश हो चुका। 20 लाख करोड़ का हम लक्ष्य लेके चले हैं। और जिस प्रकार से कर्जे की बात कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी अगर आज सरकार चला रहे होते या कमलनाथ जी आज सरकार चला रहे होते, हाइपोथिकेशन है, भगवान रूपी जनता का विशेषाधिकार है, उन्हें हमें दिया है अधिकार। और आप बताएं, मैं आज ये कहता हूं दावे के साथ 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया होता, क्योंकि 2003 में जब मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था तो 23 पैसे कर्जा भरने में जाता था। आज तो उस समय कर्ज ज्यादा कितना सोचिए, और अगर आज मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता है तो मात्र 10 पैसे दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर 4 लाख करोड़ का कर्ज है तो ये आज 10 लाख करोड़ हो जाता और कांग्रेस के नेतागण अपनी जेब भर लेते। चलिए ठीक है, मोदी जी हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे। ठीक है सत्यन जी, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए ठीक है, पूरा खा जाते 85। चलिए हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे, वापस आना चाहूंगा आलोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि जिस तरह से कहा ऋतेश त्रिपाठी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की कमी पूरी कर दी, मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो शब्द है, इस तरह की जो भाषा की गरिमा को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखा जाए, क्योंकि यदि कोई राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बनकर किसी पैनल में बैठा है तो हमारे साथ के जो पैनलिस्ट हैं उनकी गरिमा का अवश्य ध्यान रखें, ताकि लोग आपकी गरिमा का ध्यान रखें। आलोक सिन्हा जी, इस पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहते हुए, वास्तव में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की क्या नई परिभाषा लिखी जा रही है, या फिर जैसा कि कहा रितेश जी ने कि पहले भी कुछ कॉन्क्लेव हुई है, पहले भी समिट हुई है, उनका हश्र क्या हुआ है, ये भी उसी क्रम में चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, कोई भी निवेश एक दिन में नहीं होता है कि आपने एक हथेली पे सरसों नहीं जमती जी। आपने कोई भी औद्योगिक विकास करेंगे तो क्रमशः होता है। ये वो हमने वो सारी चीजें देखी। रितेश जी की नाराजगी हो सकती है, उनको बुरा लग सकता है, लेकिन हमने कांग्रेस के वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी देखे हैं। सागर के रहने वाले, सागर में जिस तरीके से था, पूरी इंडस्ट्री का लोन लिया और लेके निकल लिए, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खासतौर से मोदी सरकार ने जिस तरीके से मेक इन इंडिया की बात करी है और उसको लेते हुए जो उत्पादकता बढ़ी है, आज यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, चाहे रक्षा अनुसंधान को लेते हुए, रक्षा उत्पादन को लेते हुए, सारी चीज़ें यहाँ शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है। और
आपको नहीं मौका मिला सत्ता चलाने का, ये बात ठीक है, लेकिन आपको इसके साथ में औद्योगिक विकास के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप जनता की भावनाओं के साथ में उनका समर्थन ले पाएंगे। तो इसमें विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उसमें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, लेकिन इसके बाद भी ये काम जो है वो पॉजिटिव है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि ये स्वागत योग्य कदम है और इसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं, परिणाम अच्छे हो रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, परिणाम अच्छे हो सकते हैं। संभावना पर यदि हम बात करें, प्रदेश का विकास हो सकता है, रोजगार के अवसर सृजन करने की बात है, विदेशों से निवेश की यदि बात है और वो पैसा मध्य प्रदेश में लगता है, मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार मिलता है, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता है और वहां से जो व्यवसाय होता है उसका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार को फायदा होता है। तो सरकार के पास यदि पैसा आता है तो वो भी जनता की भलाई के लिए ही खर्च होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, रितेश त्रिपाठी जी, आलोक सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है निवेश के प्रोत्साहन, रोजगार की बात हो रही है, क्योंकि ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, तीसरा कॉन्क्लेव होने जा रहा है। पहले उज्जैन जबलपुर में हो चुका है और अब यहाँ पर ग्वालियर में होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ देश और विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा करने वाले हैं। 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर यहाँ पर आ रहे हैं और अब देखना होगा कि जिस तरह से बात रक्षा क्षेत्र में निवेश की बात कही जा रही है, हस्तशिल्प की यहाँ पर बात कही जा रही है और अन्य क्षेत्रों में जो बात हो रही है कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं और देश के बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, वो इस कॉन्क्लेव के बाद में उस ग्वालियर क्षेत्र में निवेश को लेकर के क्या उनके करार होते हैं, वो करार कितने अमल में आते हैं और उससे प्रदेश की जनता को कितना फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।